हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉलेज रोड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम आप अपनी सीरीज कर रहे हैं 5000 प्लस क्वेश्चन की, जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें आए हैं। तो और यही क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 में पूछे जाएंगे। और जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं यूपी स्टेट के या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से इसमें से अगर आप इतने क्वेश्चन कह रहेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आप 50% क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज की सीरीज में हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दोस्तों आया था, सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन थे काफ़ी, ये किसानों से लिए है या लड़कियों के लिए है या फिर कृषकों के लिए है, या फिर जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए है। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों, ये एक्चुअल में बालिकाओं के जो उत्थान है, गर्ल्स के लिए है। जो छोटे नवजात लड़कियां होती हैं उनके लिए है। और इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स के पिता होते हैं उनके गर्ल्स के नाम पे एक खाता खोल देते हैं और उसमें पैसे जमा करते हैं। और जब वो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनके लिए, उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए एक अच्छा फंड तैयार हो जाता है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ है बिल्ड करना एक फंड फॉर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ लिटिल गर्ल्स, सो जिससे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अधिनियम कब आया। तो पर्यावरण तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो पर्यावरण अधिनियम जो एक्चुअल में आया था 1986 में आया था दोस्तों, 1986 में आया था। पर्यावरण अधिनियम कब आया था, वो 1986 में। एक्चुअल में क्या हुआ था, 23 मई 1986 को ये पास हुआ था। और ये क्या कहते हैं, 19 नवंबर को पूरे देश में लागू हो गया था। 19 नवंबर 1986 को पूरे देश में लागू हो गया था। अगर कभी भी पर्यावरण अधिनियम का पूछ लिया जाए किस सन में आया था तो 1986 आप टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाएगा। पर्यावरण आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें 4 कितने हैं, 4 अध्याय हैं कुल और 26 धाराएं हैं पर्यावरण अधिनियम में। तो अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं या कितने चैप्टर्स हैं। तो 4 अध्याय हैं टोटल और 26 धाराएं हैं। और 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। 23 मई को ये अपने क्या कहते हैं संसद से पारित हो गया था। तो 1986 में आया था। सुकन्या समृद्धि योजना आपने पता गया, लड़कियों के उद्यान के लिए, जो छोटी लड़कियां होती हैं उनके लिए, टू बिल्ड अ फंड फॉर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ था दोस्तों। तो मंगल मिशन, जिसे हम मॉम कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका नाम मॉम था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन ये 2014 में लॉन्च हुआ था दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए, मंगल मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था। तो साउंड वेव किस में पास नहीं होती, जो ध्वनि तरंगे होती हैं दोस्तों किस में पास नहीं होती। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड में वो इनको अच्छा मीडियम मिल जाता है तो सॉलिड में इनकी गति सबसे तेज़ होती है। फिर इनकी गति लिक्विड में उससे कम होती है। और फिर उनकी गति गैस में एकदम कम होती है, मतलब कि नेग्लेजिबल टाइप की होती है, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन जब आप वैक्यूम में आएंगे तो वैक्यूम में कुछ होता नहीं है, कोई मीडियम होता नहीं है, एकदम निर्वात होता है, ना हवा होती है ना कुछ होता है। तो यहाँ पर जो साउंड वेव्स होती हैं वो पास नहीं कर पाती, उसके अंदर चल नहीं पाती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए साउंड वेव किस में नहीं ट्रेवल कर सकती हैं, तो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती हैं, या फिर इनकी गति एकदम नेग्लेजिबल होती है, शून्य के बराबर होती है, मिनिमम होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि साउंड गति वेव की जो ध्वनि तरंगे हैं इनकी गति निम्नतम किस मीडियम में होती है, तो वो वैक्यूम ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या है तो सबको पता होगा 552 है। 552 है, जिसमें 530 किसके लिए होती हैं, ये 530 स्टेट के लिए होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा। और 20 किसके लिए होती हैं, यूनियन टेरेटरीज के लिए होती हैं। और 2 इंग्लो इंडियन के लिए ये मनोनयन होता है। इंग्लो इंडियन के लिए मनोनयन होता है। तो 530 स्टेट से भरती हैं, 20 यूनियन टेरेटरी से, 2 इंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। सो लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो सेरीकल्चर क्या है दोस्तों। सेरीकल्चर जो होता है, रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है तो वही को सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन। तो ये जितने भी कल्चर हैं आपको पता होना चाहिए, वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब बर्ड्स का पालन, और जैसे पूछ लिया जाएगा पिस्सी कल्चर तो फिर फिशेस का पालन। तो जितने भी कल्चर हैं आपकी इनकी लिस्ट बना डालिए और इसको तैयार कर दीजिए, नहीं तो मैं इस पर वीडियो जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य नहीं है दोस्तों। तो आपको पता होगा जो इंडिया का मैप है, जैसे ये गुजरात हो गया, ऐसे नीचे आएंगे तो इधर ऐसे होते हुए
अगर आप जाएंगे वेस्ट बंगाल से ऐसे ऐसे होते हुए तो यहाँ से ऐसे फैला हुआ जो इंडिया, तो इधर जो ये सब राज्य हैं ऐसे जो सिक्किम के पास यहाँ से जोड़ता है, तो ये सब जो इधर के राज्य हैं ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, और इसमें 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश, ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, ये आसाम है, ये आसाम मान लीजिए आप, आपका आसाम हो गया, ठीक, यहाँ से पूरा आसाम ऐसे मान लीजिए। इसी के पास लगता हुआ कौन सा है, मेघालय है, आसाम के नीचे मेघालय है, और नीचे त्रिपुरा है, इसी के नीचे त्रिपुरा है, यहाँ पर त्रिपुरा मान लीजिए टी से जैसे मैंने डोनेट कर दिया है, और इसी के बगल मिजोरम है, और यहाँ पर क्या है, मणिपुर है, और यहाँ पर नागालैंड है। तो अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, असम देखेंगे, ठीक, असम देखेंगे, और नागालैंड देखेंगे, नागालैंड देखेंगे, मणिपुर देखेंगे, मणिपुर देखेंगे, मिजोरम देखेंगे, MIZO जिसे लिख दे रहा हूँ, मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय। तो आप इसे देखेंगे तो ये 7 राज्य जो हैं इन्हें 7 सिस्टर्स या नॉर्थ ईस्ट के राज्य कहा जाता है, उत्तर पूर्व के राज्य। लोग कभी कभी कन्फ्यूज होते थे, इसमें सिक्किम भी है, तो इसमें जो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य नहीं है, इसे दिए गए थे 3 राज्य इसमें से दिया गया था, एक ऑप्शन सिक्किम दिया गया था, तो सिक्किम इसका राज्य नहीं है दोस्तों, सिक्किम इसका राज्य नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम जो कि पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर है, और ये इसका नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है। तो पिनाका क्या है, तो पिनाका दोस्तों, पिनाका क्या है, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। एक्चुअल में रॉकेट लॉन्चर है जिसमें से बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ दागा जा सकता है, तो इसके बारे में आप जानते रहिए। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि अगर इसके आपके पास पिनाका है, तो इसमें पिनाका में कभी कभी देखिए टैंक्स पे लद के जाते रहते हैं, तो आप देखिए उसमें काफ़ी मिसाइलें, एक की जगह 20-20 मिसाइलें, 6-6 मिसाइलें ऐसे रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए पिनाका क्या है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो पॉपुलर है वो रिकेट्स है, रिकेट्स ऑप्शन में रहा होगा। और कुछ रोग हैं, और कौन सा रोग हो सकता है, तो और नॉकनी की जो समस्या होती है, नॉकनी की जो समस्या होती है वो भी विटामिन डी के कारण ही होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी इसी के कारण होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी इसी के कारण होता है। तो विटामिन डी के कारण जो भी ऑप्शन रहेगा आप आने वाली परीक्षा में लगा सकते हैं। तो विटामिन डी के कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, नॉकनी भी होता है, रिकेट्स होता है, जो मेन पॉपुलर है रिकेट्स है, और ये बार बार पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और आपको याद होनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को क्या था, बैसाखी का दिन था, और कुछ भारतीय लोग यहाँ पर एक कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। फिर जनरल ओडारा आया अपने 70-80 साथियों के साथ, सबके हाथ में राइफल थे, और उन्होंने एक तरफ से इनको शूट का ऑर्डर दे दिया था, शूट एट साइड का, और बहुत लोग इसमें मारे गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही काला दिन है भारत के इतिहास में अभी तक। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, बाद में क्या होता, ओडायर के साथ, ओडायर जो था, ओडायर को एक लोग थे उधम सिंह ने इन्हें लंदन में 1940 में मार दिया था। 1940 में लंदन में उधम सिंह को मार दिया था। बाद में उधम सिंह को इसके लिए सज़ा भी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट मूव ऑन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया आयोग का नाम क्या है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाया गया जो आयोग है उसका नाम क्या है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन उसका नाम, हंटर कमीशन उसका नाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो आयोग बना था उसका नाम था हंटर कमीशन। इसके 2 सदस्य और थे, जस्टिस रैकन, ये भी इंग्लिश थे, और एक इंडियन थे जिनका नाम था सीतलवाड़। तो इतने लोग हंटर कमीशन में थे, हंटर, रैकन और सीतलवाड़। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ये बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था UNSC का हेडक्वार्टर, तो UNSC का पहली बात आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। 2 चीज़, और इतने से आपका काम चल जाएगा। तो साउथ अमेरिका जो है, अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है ऐसे फैला हुआ है, अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऊपर तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, जिसमें USA, कनाडा वगैरह देश हैं, और नीचे भी कुछ देश हैं जो साउथ अमेरिका के देश हैं, मतलब दक्षिणी अमेरिका,
तो दक्षिणी अमेरिका में 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक कंट्रीज क्या होते हैं दोस्तों? लैंड लॉक कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जिनकी सीमा किसी समुद्र से या समुद्र वगैरह से नहीं लगती, कोई भी सागर से नहीं लगती है। मतलब ये जैसे कि आप कोई ऐसा कंट्री है, इसके चारों तरफ, जैसे ये मान लीजिए इसके साथ कोई दूसरा देश होगा, एक इसके बगल कोई दूसरा कंट्री होगा, कंट्री 2 होगा, ये कंट्री 1 है, ठीक, और इसके बगल ये कंट्री 3 है। तो मतलब इसकी जो सारी सीमाएं हों लैंड से लॉक हैं, मतलब कि स्थल रुद्ध है, इसको नेवी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपने पास रखने की। तो मतलब कि अपनी सुरक्षा के लिए नेवी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा इसकी सारी सीमाएं, जो ये पूरी सीमाएं हैं सब लैंड से ही लगती हैं, कोई सी से नहीं लगती, तो लैंड लॉक कंट्री उसे कहा जाता है। तो अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका है, उसमें 2 देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक है। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए। तो पहला देश है बोलीविया, और दूसरा देश है पैराग्वे। और ये क्वेश्चन पॉपुलर है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। 2 ही कंट्री हैं, बोलीविया और पैराग्वे, दक्षिणी अमेरिका में, जो कि लैंड लॉक है। नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल प्राइज विनर 2020 के इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया था दोस्तों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, तो उसको देख लेते हैं। पॉल मिलग्राम अक्टूबर में बांटे जाते हैं नोबेल प्राइज़, आपको ये पता होना चाहिए। और रॉबर्ट विल्सन, तो मिलग्राम एंड रॉबर्ट विल्सन, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर 2020 के नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो मोस्ट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एक आदमी को दिया जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में सम्मिलित लोगों को मिला है, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, और मेडिसिन में मिला है। तो इसको अगर आपको देखना है तो मेरी जो मैंने नोबेल प्राइज़ की वीडियो बनाई है उसमें जाके देख सकते हैं। नहीं तो जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसे बता देता हूँ। जैसे पीस के लिए किसे मिला है 2020 का नोबेल प्राइज़, तो पीस के लिए मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। और लिटरेचर में किसे मिला है दोस्तों? तो ये एक लोगों को मिला है, 16 पर्सन को मिला है, इसलिए एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो लिटरेचर में किसे मिला है? लुइस ग्लक को मिला है, GLEUCK। तो मैंने जो वीडियो बनाई है नोबेल प्राइज़ पे, उस पर मैंने बताया भी किस क्षेत्र में किस कारण मिला है, क्या क्या खोजा है किस ने, तो आपको देख लीजिए। जैसे कि पीस प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो मिला है, जो युद्धरत क्षेत्र है वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भोजन मुहैया कराना या उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मिला है। तो अगला देखते हैं। CEO ऑफ नोकिया, तो नोकिया के जो CEO हैं दोस्तों वो कौन है? पेका लुंडमार्क। अभी जब मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ मार्च एंड में, तब भी इसके लेखक कौन है, मतलब कि CEO कौन है? लुंडमार्क। मतलब कि मार्च 2021 तक इसके CEO पेका लुंडमार्क ही हैं। और नोकिया कहाँ कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है दोस्तों, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, फिनलैंड। अच्छा, फिनलैंड की एक जो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? सना मारिन। तो ये सबसे यंगेस्ट 34 साल की एज में या 35 साल की एज में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और ये सबसे वर्ल्ड की यंगेस्ट महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, और फिनलैंड की भी सबसे यंगेस्ट हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो आप सना मारिन को कीजिएगा, ये फिनलैंड की हैं, और नोकिया कंपनी फिनलैंड की है, और पेका लुंडमार्क ये इसके CEO हैं। और क्या होना चाहिए? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, जो नोकिया इंडिया है, नोकिया इंडिया, मतलब कि जो नोकिया की सब्सिडरी है जो इंडिया में है, तो नोकिया इंडिया को कौन देखता है? तो नोकिया इंडिया के CEO हैं राजीव सूरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे ज़्यादा नोकिया के विषय में क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता। आगे देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।